हेलो बच्चों, आज हम आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक का फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट आपके लिए बच्चों बिल्कुल नया है। इससे पहले आपने सोशल स्टडी में हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है और आप बच्चों ने सिविक्स पढ़ी है, लेकिन इकोनॉमिक्स आपने कभी नहीं पढ़ा। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब ही क्या होता है? धन संबंध, यानी कि इसमें जो हमारी आर्थिक प्रक्रियाएँ हैं वो किस प्रकार कार्यरत रहती हैं, इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है पालमपुर गाँव की कहानी के माध्यम से। पालमपुर एक इमेजिनरी गांव में से काल्पनिक गांव है, ऐसा कोई वास्तविक गांव नहीं है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है और यहाँ जो अन्य क्षेत्र जो आसपास हैं वो हैं, इससे 3 किलोमीटर दूर पर एक रायगंज जो है एक बड़ा गांव है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पक्की सड़कें हैं जो अन्य शहरों से जुड़ता है। यानी जो बड़ा शहर वहाँ पर है वो है शाहपुर। अब शाहपुर एक ऐसा गांव है जैसे कि यहाँ बड़ी मंडियाँ हैं, जो किसान लोग जो है वो अपना उत्पादन इन्हीं मंडियों में आकर के बेचते हैं। यहाँ पर यातायात के साधन उपलब्ध हैं, जैसे बैलगाड़ी है, तांगा है, रिक्शा है आदि है। अब है यहाँ की आबादी। अब आबादी में वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं? विभिन्न जातियों के यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं। उच्च जाति के इनमें से 80 परिवार हैं जो थोड़े पूंजी वाले हैं, पैसे वाले हैं। उनके घर बड़े हैं और सीमेंट और ईंट आदि के बने हैं। और निम्न जातियों के 150 परिवार हैं जिनके घर कच्चे हैं। गांव में बिजली भी है और 2 प्राथमिक और एक हाई स्कूल है। एक अस्पताल भी और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। यहाँ पर लोग अपना इलाज करवाते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। अब कृषि के लिए हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए? इसके लिए हमारे पास उत्पादन के कारक कौन से होने चाहिए? तो भूमि, श्रम और पूंजी। अब भूमि जो है, अगर हमारे पास भूमि है लेकिन उस पर काम करने के लिए लोग हमारे पास नहीं है तो भूमि की कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर हमारे पास पूंजी नहीं है, अगर पूंजी नहीं है तो ना तो श्रम हमारे काम आ सकता है और ना ही भूमि। अगर हमारे पास पूंजी है तो हम भूमि पर जो है खेती करने के लिए बीज आदि खरीद सकते हैं और श्रम करवाने के लिए मजदूर भी हमें मिल जाएंगे। अगर पूंजी हमारे पास नहीं है तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी? व्यर्थ होंगी। तो अब इस भौतिक पूंजी को हम जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी वो होती है जिससे जो चीज़ें हम एक बार खरीद लेते हैं वो लंबे समय तक हमारे लिए कार्य करती हैं, एक लंबे समय तक चलती हैं, उन्हें बोलते हैं स्थायी पूंजी। जैसे मशीनें हो गई, ट्रैक्टर हो गई। अगर एक बार हमने लोग इन चीज़ों को खरीद लिया तो काफ़ी लंबे समय तक इनसे हम काम ले सकते हैं। सेकंड आता है हमारा कार्यशील पूंजी, यानी कि कच्चा माल और नकद मुद्रा। अगर कच्चा माल हमें चाहिए तो हमें उसके लिए पैसा देना होगा, और अगर हमें कोई वेतन आदि, मजदूर आदि लगाने उनके लिए भी हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो हमें अब है हमारा मानव जो है वो इन सभी प्रकार की पूंजी का उपयोग कौन करता है? मानव। तो इस प्रकार हमने देखा खेती के लिए हमारे पास जो है तो या किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी उत्पादन के लिए हमें 3 मुख्य कारक कौन से हैं? भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी। अब बात करते हैं हम खेती बढ़ाने के तरीके की। अब हम खेती में उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो हमारा तरीका है कि बहुविध फसल प्रणाली अपना कर, यानी कि हम फसलें बदल बदल कर बोएं तो जो है हम खेती को अपनी को उपज को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, हमारा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, यानी कि हम जो केमिकली फर्टिलाइज़र आदि का उपयोग करके हम भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है आधुनिक कृषि प्रणाली का अपनाकर। अब हम कृषि के आधुनिक यंत्रों आदि को अपनाकर भी जो है हम कृषि में अपने उत्पादन को, यानी कि छोटी भूमि से भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा उत्तम किस्म के बीज का प्रयोग करके। अगर हमारे बीज जो है वो बढ़िया किस्म के होंगे तो हम एक छोटी जगह से भी अधिक फसल का उत्पादन हम कर सकते हैं। हरित क्रांति, 1960 में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का मतलब क्या था? कि फसलों में उत्पादन में बढ़ोतरी होना, जो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में आई। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के समय उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा। उस समय HVY बीजों का प्रयोग, HVY बीज कौन से थे? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग करके फसल का उत्पादन बढ़ाया गया। आधुनिक मशीनें, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि चीज़ों को जो है मशीनों का प्रयोग करके जो है भी खेती को, उपज को बढ़ाया गया। हरित क्रांति के बुरे प्रभाव, जैसा कि आप सभी जानते हो, अगर किसी चीज़ के हमें फ़ायदे होते हैं दूसरी तरफ हमें उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हरित क्रांति आई, फसलों का उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन इसके कुछ बुरे परिणाम भी हमें भुगतने पड़े, जिनमें था कि HVY बीजों को अधिक पानी की ज़रूरत और अधिक रासायनिक खाद की ज़रूरत होती है। उससे क्या हुआ कि पानी का जो स्तर जो है वो जल स्तर हमारा काफ़ी नीचे चला गया, और अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की जो प्राकृतिक उपजाऊपन था वो भी कम हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जो है हरित क्रांति के बुरे प्रभाव पड़े। खेती जो है इसको में भी 4 भागों में, 4 लोगों में इसको बांटा गया है।
जैसे श्रमिक, इनके पास क्या है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि श्रमिक जो है इनके पास अपनी भूमि नहीं होती, भूमिहीन कैसे होते हैं, ये लोग दूसरों के खेतों में जा कर के काम करते हैं। फिर आता है हमारे छोटे किसान, इनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन होती है, इस ज़मीन के उत्पादन से इनका अपना गुजारा भी पूरा नहीं हो पाता। मध्य वर्गीय किसान, इनके पास भी अधिक ज़मीन नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत इनका गुजारा चल जाता है। अब आते हैं बड़े किसान। अभी जो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बड़े किसान मीन्स इनके पास ज़मीन तो बहुत अधिक होती है, और होता क्या है कि ज़मीन अधिक होने से जो है ये लोग, इतनी ज़मीन होती है कि ये लोग अकेले उस पर खेती नहीं कर सकते, तो इन्हें खेती करवाने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो है अधिक श्रमिकों से काम करा करके अधिक मुनाफा कमाते, क्योंकि ज़मीन बड़ी होती है, फसल भी अधिक होती है, उत्पादन भी अधिक होता है, और इन्हें लाभ भी बड़ा मिलता है। अब इस बड़े लाभ से क्या करते हैं, ये उस पैसे को और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी उद्योग आदि में भी लगा सकते हैं और अपने मुनाफे को और अधिक बढ़ा सकते हैं। जो कि छोटे किसान होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास ज़मीन भी थोड़ी होती है, और ये क्या करते हैं, इनके पास पैसा भी नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ऊंची ब्याज दर पर किसी महाजन से, किसी बड़े किसान से पैसा उधार लेते हैं, या कभी कभी ये बैंक से भी लोन ले लेते हैं। लेकिन इनके पास ज़मीन कम होती है, तो इनका लाभ भी क्या होता है, कम होता है, और कभी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये इन्हें वो लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता, और एक ऋण जाल में ये फंसते चले जाते हैं। अब इनके अलावा जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खेती का काम नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं गैर कृषि कार्य। अब वो कौन से कार्य हैं, देखो, डेयरी, जैसे डेयरी है, दुग्ध उत्पादन है, दूसरा है छोटे काम जैसे मटके बनाना है, दर्जी का काम करना है, सिलाई का काम करना है, दुकानदार है, ये दुकानदार शहरों से सामान लाते हैं और दुकानों पर बेचते हैं। फिर है हमारा परिवहन वाले काम, जिसमें रिक्शा है, ऑटो, गांव के ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि परिवहन आदि का कार्य कराते हैं, इन कामों में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि उत्पादन के महत्वपूर्ण 3 कारक थे, भूमि, श्रम और पूंजी। हमने पालमपुर कहानी के माध्यम से, गांव की कहानी के माध्यम से इनके बारे में जाना, किसानों के बारे में जाना, और फिर हमने जाना कि कृषि के अलावा और कौन से कार्य इस गांव में किए जा रहे थे। तो यही था हमारा आज का लेसन। थैंक यू।